गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं आर्थिक विकास के कारक। ये हमारी इस यूनिट का थर्ड और बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कौन से फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। पहली बात, आर्थिक विकास या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम किसे कहते हैं। इसका सीधा सा और सामान्य अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का डेवलपमेंट। ऑल थ्री सेक्टर्स डेवलपमेंट के लिए किस स्तर पर पहुंचते हैं। ये तीन स्तर जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि व निर्यात आते हैं, लघु उद्योग आते हैं। सेकंड भाग है आपका निर्माण क्षेत्र या जिसको मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं, जिसमें सभी प्रकार की औद्योगिक उत्पादन को हम शामिल करते हैं। थर्ड है टर्शियरी या तृतीय क्षेत्र जिसको सेवा क्षेत्र या आधारभूत संरचना का एरिया भी कहते हैं, जिसमें सभी प्रकार की सेवाओं का उत्पादन होता है, जैसे बैंक, बीमा, पानी, बिजली, संचार, परिवहन, सिंचाई इत्यादि। ये तीनों क्षेत्र मिलकर किसी भी देश के आर्थिक विकास को बढ़ाते हैं। अब इन तीनों क्षेत्रों के विकास के लिए कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, कारक हैं, जो कि किसी देश के विकास को आगे ले जाएं, इन्हीं को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है कंसेप्ट, अवधारणा, यानी मीनिंग क्या है आर्थिक विकास का। आर्थिक कारक प्रत्यक्ष रूप से किसी देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर उनमें होने वाले परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप घटती अथवा बढ़ती है। इकोनॉमिक फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स which affect directly economic development of a country, and the growth rate of the country may rise or fall because of the changes in those factors. इसका मतलब क्या हुआ, कुछ इम्पॉर्टेंट वो कारक हैं, घटक हैं या फैक्टर्स हैं जो कि इकोनॉमी को या इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का मतलब, यदि किसी अर्थव्यवस्था की जो विकास की दर है उसमें जो वृद्धि होती है, वह वृद्धि इन्हीं कारकों या इन घटकों के परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप फ्लक्चुएट होती है, घटती या बढ़ती है। अब हम इन सभी फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट इज प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज। हालांकि ये सभी हेडिंग्स हमने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में भी पढ़े हैं, लेकिन यहाँ और समझ लीजिए आप। प्राकृतिक संसाधन किसको कहते हैं हम, किसी देश में कितना भूभाग है, कितना जोग्राफिकल एरिया है, फर्टाइल लैंड है, वहाँ की वन है यानी फॉरेस्ट का एरिया है, कितना खनिज और धातु वहाँ पर उपलब्ध है, खनिज तेल है। इन सभी चीज़ों की बहुतायत मात्रा में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रकृति ने आपको कितने साधन उपलब्ध कराए हैं, यही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उनका उपयोग किस तरह से किया जा रहा है, उनका विदोहन, उनका एक्सप्लॉइटेशन किस तरह से किया जा रहा है, यूटिलाइजेशन किस तरह से किया जा रहा है देश के विकास के लिए, ये ज़्यादा ज़रूरी आइटम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आर्थिक विकास के लिए हमें प्राकृतिक साधनों की ज़रूरत बहुत होती है। जैसे कृषि क्षेत्र को लें तो किसी देश में जो लैंड है, जो मिट्टी है या जो उपजाऊ क्षेत्र है, वो कितना बड़ा है, उस पर डिपेंड करेगा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन यानी कृषि का विकास। इसी तरह से किसी देश में कितना खनिज का भंडार है, मिनरल्स और मेटल्स हैं, उस पर डिपेंड करेगा इंडस्ट्रियल ग्रोथ यानी औद्योगिक विकास। तो इन प्राकृतिक साधनों का उपयोग जिस गति से, जिस ऑप्टिमम तरीके से यानी अनुकूलतम तरीके से किया जाएगा, उसी आधार पर उस देश का आर्थिक विकास भी निर्भर करेगा। दूसरा पॉइंट है जनसंख्या एवं मानवीय संसाधन, पॉपुलेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। देखिए, पॉपुलेशन की बात करें तो हम यहाँ पर वर्किंग और नॉन वर्किंग पॉपुलेशन को शामिल करते हैं। पॉपुलेशन का वैसे बेसिक मीनिंग है कि उस देश की कुल जनसंख्या, जो कि आप जानते ही हैं हमारे देश में प्रति 10 वर्ष में सेंसस होता है, यानी
जनसंख्या का आकलन किया जाता है और ये आकलन करने के बाद ये देखा जाता है कि इस कुल जनसंख्या के लिए हमारा आर्थिक विकास किस गति से होना चाहिए। कई बार ये कहा जाता है कि निर्धन देशों में, अल्प विकसित देशों में, यानी जो पुअर कंट्री हैं या लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं, या भारत जैसा विकासशील देश है, उस देश की जनसंख्या यदि विकास की दर से अधिक तेजी से बढ़ रही है तो उसको जनाधिक्य या ओवर पॉपुलेशन कहते हैं। और ये एक समस्या का रूप या एक प्रॉब्लम मानी जाती है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या किसी देश में बढ़ती है, यदि उसी गति से आर्थिक विकास होता है तो फिर भी एक सामान्य स्थिति मानी जाएगी। लेकिन यदि यह विकास मान लीजिए 5% से हो रहा है और जनसंख्या वृद्धि दर यदि 5.5% से हो रही है तो वो जनाधिक्य की स्थिति में भी आएगी। दूसरा पैरामीटर क्या है? ओवर पॉपुलेशन मानने का या जनसंख्या को समस्या के रूप में देखने का, कि जब उस देश के आर्थिक साधन पर्याप्त नहीं है, उस देश के खाद्य पदार्थ उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है जितनी की जनसंख्या है, उससे हमारे निर्यात प्रभावित होंगे, उससे हमारा बाजार प्रभावित होगा, उससे हमारे आर्थिक संसाधनों पर दबाव पड़ेगा, सामाजिक संरचना पर भी इसका दबाव पड़ेगा। सामाजिक संरचना का मतलब रहने, खाने, पहनने, पानी, बिजली की सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, इन सभी पर काफ़ी प्रेशर होगा। और यदि ये सामाजिक संरचना पर्याप्त नहीं है तो वो जनसंख्या समस्या के रूप में देखी जाती है। लेकिन यही जनसंख्या या यही पॉपुलेशन का लेवल यदि सीमित है तो वो एक मानवीय पूंजी, एक मानवीय संसाधन के रूप में देखी जाती है। क्यों? क्योंकि वही देश के विकास को आगे ले जाती है। यदि आर्थिक विकास की दर पॉपुलेशन की रेट से कहीं हायर है तो वो देश तेजी से विकास करता है, वहाँ की पॉपुलेशन शिक्षित है, ईमानदार है, राष्ट्रीय चरित्र रखती है और पूरी तरीके से आधुनिक तकनीकों के प्रयोग के द्वारा देश के विकास में अपना योगदान देती है, तो वह मानवीय साधन है। बिना मानवीय साधन के कोई भी देश अपने अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का विकास नहीं कर सकता, क्योंकि सभी आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिपेंडेंट अपॉन द ह्यूमन रिसोर्स। उपभोग से लीजिए राजस्व तक, यानी कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पब्लिक फाइनेंस, दीज आर द 5 इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये 5 जो आर्थिक क्रियाएं हैं उन पर इन्हीं मानवीय साधनों का अधिकार है और इसी ह्यूमन रिसोर्स के बेस पर हम किसी देश के विकास को आगे ले जाते हैं। तो ये भी एक आर्थिक विकास का कारक होती है, जनसंख्या और मानवीय संसाधन। तीसरा आइटम है पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन की बात हम पहले भी कर चुके हैं और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए 4 साधनों की जरूरत होती है: प्राकृतिक साधन, मानवीय साधन, वित्तीय साधन और भौतिक साधन। तो जो हमारा तीसरा है वित्तीय साधन या फाइनेंशियल रिसोर्स, जिसको हम पूंजी निर्माण की दृष्टि से भी देखते हैं, क्योंकि पूंजी निर्माण में बचतों का सृजन होता है, यानी सेविंग्स होती हैं। सेविंग्स के बाद उनकी मोबिलिटी, उनकी गतिशीलता को देखा जाता है कि जो लोग बचत करते हैं उस बचत को कितना आर्थिक क्रियाओं में लगाया जा रहा है, इसको कहते हैं हम गतिशीलता। और वो उन बचतों को जब आर्थिक क्रियाओं में लगाया जाता है यानी विनियोग किया जाता है तो वो पूंजी से पूंजी का निर्माण करती हैं और उस देश का आंतरिक वित्तीय जो क्षेत्र है वो बहुत मजबूत होता है और आर्थिक क्रियाओं के लिए वित्तीय साधनों की आवश्यकता को पूरा किया जाता है। इसको एग्जाम्पल के तौर पर पहले भी मैंने समझाया था कि आज हम 100 रुपीज़ अर्न करते हैं, हमारी आय आज की कितनी है? 100 रुपये। हम 50 रुपये उपभोग पर खर्च करते हैं और 50 रुपये का हम बचत करते हैं। और इस बचत को यदि हम अपने पास अपने मनी बैग में रखकर निश्चिंत हो जाते हैं तो वो पूंजी निर्माण नहीं होता। वो निर्माण कब होगा? जब हम उस बचत को बैंक में या वित्तीय संस्थाओं में या आर्थिक क्रियाओं में या उत्पादक क्रियाओं में लगाते हैं, उसका निवेश करते हैं, तो वो पूंजी निर्माण में सहयोग करेगी। यानी उसी बचत को यदि 50 रुपए को हम किसी उद्योग में लगाएं
बैंक में जमा कराएं या किसी को ऋण के रूप में दें, तो उससे क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा, चाहे वो वस्तुओं का हो चाहे सेवाओं का हो। उत्पादन बढ़ेगा और उस 50 रुपए के निवेश के बाद या विनियोग करने या इन्वेस्टमेंट करने से हमें जो रिटर्न मिलेगा, जो हमें आय प्राप्त होगी, उसका पुनः विनियोजन किया जाएगा। तो ये एक पूंजी निर्माण की प्रक्रिया हमारे आंतरिक या इंटरनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इंडिकेट करती है। और यही प्रक्रिया यदि किसी देश में बहुत तीव्र गति से या बहुत अच्छी दर से होती है, तो उस देश के आर्थिक विकास को एक मजबूती मिलती है, या उस देश को अपने आंतरिक संसाधनों से ही पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि इसके बिना किसी भी आर्थिक क्रिया को चलाना संभव नहीं है। या आप उत्पादन के जो 5 साधन देखते हैं, उन पांचों साधनों में भी पूंजी सबसे इम्पॉर्टेंट है। यदि पूंजी नहीं है तो कोई भी उद्यमिता या कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप नहीं की जा सकती। भौतिक साधन, फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज हम किसको कहते हैं कि उस देश में प्राकृतिक साधनों की उपलब्धता कितनी है, मशीनों, औजारों, कच्चे माल आदि की उपलब्धता कितनी है। यदि उनकी अवेलेबिलिटी विकास के आधार पर पर्याप्त मात्रा में है तो वो देश विकास करता है। लेकिन यदि उनकी उपलब्धता कम है, उनकी अवेलेबिलिटी काफ़ी स्केर्स है, तो हमें विदेशी राष्ट्रों से उसका इंपोर्ट करना होता है। रॉ मटेरियल हम मंगाते हैं, कच्चा माल हम मंगाते हैं, मशीनें, औजार, इक्विपमेंट्स, लुब्रिकेंट्स और कई तरह की सहायक वस्तुएं जिनको हम एंसिलरी प्रोडक्ट्स कहते हैं, उनका यदि हम आयात करते हैं तो उससे हमारा आर्थिक विकास प्रभावित होता है, क्योंकि हमें इंपोर्ट्स का पेमेंट करना होता है और उसका पेमेंट करने के लिए विदेशी पूंजी की आवश्यकता होती है। तो भौतिक साधनों की उपलब्धता और उनका सही उपयोग किसी भी देश के विकास को बहुत तेजी से आगे बढ़ाता है। फिर है बाजार का विस्तार, एक्सपांशन ऑफ मार्केट। देखिए, आज की जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है भारत की, उसमें हम देखते हैं कि बाजार को हम 3 भागों में बांटते हैं: स्थानीय बाजार, राष्ट्रीय बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार। यानी लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट। यदि हमारी लोकल मार्केट तक पहुंच है तो हमारा बाजार सीमित है। यही अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार है हमारा, हमारे प्रोडक्ट का या किसी देश के में उत्पादित वस्तुओं का यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार बहुत बड़ा है, विस्तृत है, तो वहाँ पर ये सारी क्रियाएं बहुत तेज गति से बढ़ेंगी और उस देश के विकास को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। यानी जिस देश के बाजार, बाजार मतलब जहाँ क्रेता विक्रेता किन्हीं वस्तुओं सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं एक निश्चित मूल्य पर, तो एक सर्टेन प्राइस पर जब सेलिंग बाइंग एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ये किसी भी प्रोडक्ट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जितना वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, यदि उसका उतना ही मांग की जाती है, उतनी ही डिमांड की जाती है, तो वे देश बहुत तेजी से तरक्की करता है, विकास करता है। और ये इन उत्पादित वस्तुओं का बाजार जितना बड़ा होगा, जितना विस्तृत होगा, ग्लोबल लेवल पर किया जाएगा, तो वो देश उतना ही तेजी से विकास करेगा, क्योंकि उत्पादन पर उपभोग का यानी मांग और पूर्ति का एक संतुलन बना रहेगा और ये संतुलन निश्चित तौर पर विकास को प्रभावित करेगा। तकनीक का विकास, आज की दुनिया पूरी तरह से तकनीक पर निर्भर करने लगी है। आज हम भी देखिए, आपको फिजिकली नहीं बल्कि तकनीक के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं, आपका अध्ययन हो रहा है, आप इससे अपने ज्ञान का विस्तार कर पा रहे हैं, आप अपने कोर्सेज को कवर करेंगे और उसी आधार पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये आज के इस स्थिति में कोविड-19 में ये बहुत ज़रूरी है कि हम आपको किसी न किसी रूप में आपके कोर्सेज को पूरा कराएं, आपको पढ़ाएं और आपका काम लगातार चलता रहे। तो इस तकनीक के द्वारा आर्थिक विकास बहुत ज़्यादा प्रभावित होने लगा है आजकल, क्योंकि इस कोविड-19 की वजह से इस टेक्नोलॉजी ने सभी को वर्क फ्रॉम होम की स्थिति में ला दिया और उसका एक बहुत अच्छा जो एक नया रूप देखने में आया, लोग घर पर बैठकर अधिक उत्पादकता के साथ
अपने कॉरपोरेट सेक्टर को चला रहे हैं, अपने कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग के काम को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। हालांकि फिजिकल वर्क तो हो ही रहा है, लेकिन साथ में उस तकनीक के द्वारा आर्थिक क्रियाएं बहुत तीव्र गति से संचालित भी हो रही हैं, अच्छी क्षमता के साथ, अच्छी कुशलता के साथ, अच्छी उत्पादकता के साथ वस्तुओं का निर्माण और सेवाओं का निर्माण हो रहा है, जो देश के विकास को आगे बढ़ाता है। दूसरी बात यह है कि जिस देश में सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जितनी नवीन प्रवर्तनों से या नवीन प्रौद्योगिकी से, जिसको हम न्यू टेक्नोलॉजी कहते हैं इंग्लिश में, नए अनुसंधानों और शोध के द्वारा बहुत तेज़ी से आगे की जा रही है। जैसे आप जान रहे हैं कि आजकल रोबोट्स का टाइम आ गया। रोबोटिक्स में क्या होता है कि जो काम ह्यूमन बीइंग करते हैं, वही काम मशीनों के द्वारा, उनके एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा पूरा किया जा रहा है। जैसे आप सभी जानते हैं, कॉल सेंटर पर हम बात करते हैं तो टोल फ्री जो नंबर होते हैं वो सब एआई के थ्रू पूरे किए जाते हैं। आप बैंक में जाते हैं, बैंक में एटीएम मशीन अपने आप में एक एआई का एक बहुत बड़ा या एक आधुनिक तकनीक का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जिसके द्वारा हम अपने वित्तीय लेन देन करते हैं। तो तकनीक ने हमारे दिनचर्या में एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह बना ली और उसके द्वारा हर व्यक्ति अपने विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में, देश के विकास में योगदान दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किसी भी देश के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। यदि उस देश का अन्य विश्व राष्ट्रों से बहुत अच्छे संबंध हैं, मित्रतापूर्ण हैं, फ्रेंडली हैं, आर्थिक क्रियाओं को संचालित करने में अन्य देश आपको बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, तो वो देश तेजी से विकास करता है, क्योंकि कोई भी कंट्री आइसोलेशन में नहीं रह सकता। यानी एकाकी विकास की प्रक्रिया अब तो सोची भी नहीं जा सकती। ऐसी स्थिति में हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का विकास करना जरूरी होता है। जैसा पिछले सालों में आपने देखा, लगभग विश्व के सभी देश भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था के विकास के लिए पर्याप्त योगदान कर रहे हैं। अभी पिछले वीक ही एक डेटा आया है जो ये कहता है कि अभी हमारे पास में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के रूप में, यानी हमारे विदेशी मुद्रा का जो भंडार है, वो विश्व में सबसे अधिक हो गया है। यानी एक बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठा हो रहा है, हमारा सेंसेक्स बहुत ऊपर जा रहा है। विदेशी निवेशक हमारे यहाँ पर बड़ी मात्रा में पूंजी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन सभी माध्यमों से हमारा विदेशी मुद्रा का जो भंडार है अब तक के हाईएस्ट लेवल को टच कर रहा है। तो ये सहयोग की बात की जाती है यहाँ पर, और इसके माध्यम से पूंजी, तकनीक, श्रम, इन तीनों की पूर्ति किसी देश को होती है तो उससे विकास निश्चित रूप से आगे बढ़ता है। विदेशी व्यापार की स्थिति, लेवल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये आप सभी जानते हैं। किसी देश के विकास में विदेशी व्यापार बहुत अहम भूमिका रखता है। आयात व निर्यात, आयात कितने ज़्यादा हैं, निर्यात कितने ज़्यादा हैं, यानी आयात निर्यात का संतुलन कैसा है। यदि कच्चे माल का आयात करके निर्मित माल का निर्यात किया जाता है तो वो देश विकास करता है। लेकिन यदि हम निर्मित माल का, फिनिश्ड गुड्स का ही इंपोर्ट करते हैं और रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब उस देश का विदेशी व्यापार अच्छा नहीं है। उसके लिए महंगी वस्तुओं को खरीदना और सस्ती वस्तुओं को बेचने जैसी स्थिति है, जिसमें उसको कोई आय नहीं है, कोई लाभ नहीं है। भारत की स्वतंत्रता के समय ऐसी ही स्थिति थी, लेकिन आज हमारे कंट्री का जो फॉरेन ट्रेड है वो एक बहुत डेवलप्ड स्टेज में आ गया। हम महंगी वस्तुओं का निर्यात करने लगे, महंगी मतलब फिनिश्ड गुड्स का एक्सपोर्ट करने की सिचुएशन में है, और हम रॉ मटेरियल का इंपोर्ट करते हैं ताकि हम अपने उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध करवा सकें। धीरे धीरे मेक इन इंडिया शुरू हो गया, आत्मनिर्भर भारत की बात की जाती है, और ऐसी स्थिति में हमने अपनी ही प्रौद्योगिकी यानी अपनी ही टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली। हमने अपने देश में समस्त प्रकार के कच्चे माल का उत्पादन शुरू कर दिया। उसका उत्पादन बहुत तीव्र गति से बढ़ने लगा है। हालांकि कोविड का डिस्टर्बेंस तो बहुत बड़ी मात्रा में हुआ है, लेकिन फिर भी वापस रिवाइवल की स्टेज को यदि हम डेली ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम ये मानते हैं
कि विदेशी व्यापार की स्थिति धीरे धीरे इम्प्रूव भी हो रही है। जिन प्रोडक्ट्स का हम इम्पोर्ट बड़ी मात्रा में कर रहे थे एट द टाइम ऑफ 5th प्लान 6th प्लान, अब उन्हीं वस्तुओं का हमारा बहुत एक्सेसिव एक्सपोर्ट होने लगा है। तो ये आयात निर्यात की एक जो इस तरह की जो स्थिति है, जो डेवलप्ड स्टेज है, वो अब हमारे देश में देखी जाने लगी है। तो ये विदेशी व्यापार आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। लास्ट 4 पॉइंट्स और हैं। औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। किसी देश का यदि औद्योगिक विकास है, इसका मतलब अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग लेवल या स्टैंडर्ड बहुत हाई है। सभी प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ है, स्थापना हुई है, उत्पादन बढ़ा है, तकनीक बढ़ी है, आंतरिक वित्तीय साधन बढ़े हैं। तो उस देश के विकास को एक बहुत बड़ी स्पीड मिली है, यानी गति मिलती है। आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ की बात जहाँ तक की जाती है कि आधारभूत संरचना में सभी प्रकार की सेवाएं शामिल होती हैं। उन सेवाओं में हम विशेष रूप से बैंक, बीमा, संचार, यातायात यानी कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, इवन इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इसमें शामिल करते हैं। उस देश की आधारभूत संरचना टर्शियरी सेक्टर को इंडिकेट करती है, यानी तृतीय क्षेत्र को। इस क्षेत्र में जितना तीव्र गति से विकास होता है, उद्योगों के और कृषि के विकास के लिए ये बैकबोन का काम करती हैं। उसमें तीव्र गति से विकास के लिए ये सभी सेवाएं ज़रूरी हैं। इन सेवाओं का विकास और विस्तार न केवल देश के औद्योगिक विकास और कृषि विकास को प्रभावित करता है, बल्कि विदेशी व्यापार को प्रभावित करता है, विदेशी पूंजी के आयात को प्रभावित करता है। क्योंकि विदेशी निवेशक जिस देश में ये संरचना मजबूत होगी, उस देश में अधिक से अधिक विनियोग करके उसके विकास को आगे ले जाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सामाजिक स्थिति या सामाजिक संरचना भी इसको आप कह सकते हैं। सोशल जो कंडीशन है वो क्या है, उस देश के समाज की स्थिति कैसी है, कितने परंपरावादी हैं, रूढ़िवादी हैं, ट्रेडिशनल थिंकिंग रखते हैं या मॉडर्न थिंकिंग रखते हैं। मॉडर्न थिंकिंग का मतलब वेस्टर्न थिंकिंग से नहीं है बच्चों। मॉडर्न थिंकिंग यानी आधुनिक या प्रगतिशील समाज का होना किसी भी देश के विकास को प्रभावित करता है। मान लीजिए आज हमारी सरकार ये चाहती है कि हमारा भारत आत्मनिर्भर बने, तो आत्मनिर्भरता की दृष्टि से हमारे लिए देश के विकास में सहयोग देना, सारी योजनाओं का सही रूप से क्रियान्वयन किया जाना, उसमें जन सहयोग या जन सहभागिता या पब्लिक कॉपरेशन की ज़रूरत होती है। यदि उस देश का समाज इन सभी से अलग हटकर सोचता है या किसी योजना में भागीदार नहीं बनता, क्रियान्वयन में अपना सहयोग नहीं देता या आर्थिक विकास को नहीं सोचता, उसमें किसी भी प्रकार की कोई अपनी भूमिका नहीं रखता, तो वो देश विकास किसी भी स्थिति में नहीं कर सकेगा। तो विकास के लिए उस देश की सामाजिक जो संरचना है, जो संगठन है, जो व्यवस्थाएं हैं, जो परंपराएं हैं, जो सोच है, जो चरित्र है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। समाज का बहुत तेजी से आधुनिक तकनीकों से रूबरू होना या उनको यूज़ करना, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, विकास के लिए उनका उसमें कॉपरेट करना बहुत ज़रूरी है। तो आत्मनिर्भर भारत कब होगा? जब भारत की सभी आर्थिक क्रियाओं को या अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों के से संबंधित व्यक्ति या समाज या वहाँ की पब्लिक उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम करे, अपनी अच्छी उत्पादकता से काम करे, अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग करे, तो वह देश विकास करता है। इसके बहुत बड़े मायने हैं बच्चों, जिसको हम बहुत सामान्य रूप से यदि देखते हैं तो समझ पाते हैं। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि सामाजिक स्थिति का मतलब यही है कि यदि समाज पुरानी परंपराओं में जकड़ा हुआ है, वह आगे नहीं बढ़ता है। जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ में देखते हैं, हम निर्धन राष्ट्रों में देखते हैं, पुअर कंट्रीज़ में, तो वहाँ की परंपराएं अभी भी बहुत पुरानी है, जिसकी वजह से वो देश अपना विकास नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ हम भारत की अर्थव्यवस्था में देखें तो समाज का बहुत बड़ा सहयोग तेज गति से मिल रहा है। बात हम रोजगार की करें, एम्प्लॉयमेंट की करें,
तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम गवर्नमेंट से किसी भी प्रकार के एम्प्लॉयमेंट को नहीं मांगे, हम सरकारी नौकरी या ये नहीं माने कि सरकार हमारी शिक्षा के बाद हमें पूर्ण रोजगार देगी, बल्कि गवर्नमेंट अब क्या चाहती है कि आप अपना रोजगार खुद अपनी क्षमता, अपनी उत्पादकता के आधार पर ढूंढें और स्टार्टअप्स के माध्यम से, जो कि आप जान गए हैं आजकल एक नई जो मतलब नई तरीके की जो सोच शुरू हुई है रोजगार की दृष्टि से, वह है स्टार्टअप, अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना। और इन व्यवसायों का बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप चारों तरफ देखते हैं, जैसे ई कॉमर्स जो आ गया, वो स्टार्टअप का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। स्विगी आ गया कि हम कहीं से भी कोई भी वस्तु मंगा सकते हैं, खाद्य पदार्थ मंगा सकते हैं, फूड आइटम्स का मतलब घर बैठे डिलीवरी है। ऑनलाइन जो आप शॉपिंग करते हैं वो भी स्टार्टअप का ही एक रूप है। ई बैंकिंग होने लगा, यानी हमारे घर पर बैठकर हम अपनी पूरी बैंकिंग सेवाओं का यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी सेवाएं शुरू की गई हैं इन तकनीकों के माध्यम से, जिसमें आप घर बैठकर अपना रोजगार खुद प्राप्त करते हैं और आगे बढ़ाते हैं देश को और स्वयं को। राजनीतिक वातावरण, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ये भी आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। किसी देश की सरकार उस देश के विकास के लिए कैसी सोच रखती है, कैसी योजनाएं बनाती है, किस तरह से उनको क्रियान्वित करती है और आगे ले जाती है, ये तो आप सभी जानते हैं। हर देश की सरकार का इसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि सरकार ही उस देश को चलाती है। तो सरकार की योजनाएं या प्लान्स जो हैं, या किसी देश की सरकार कितनी सुदृढ़ता से उस देश को चलाने की भूमिका का निर्वहन करती है, वह वातावरण या वह एनवायरनमेंट देश को आगे ले जाता है। आप पढ़कर समझिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बुक्स के बारे में जहाँ तक सवाल है, हिंदी में आपको भारत में आर्थिक पर्यावरण या भारत का आर्थिक पर्यावरण के नाम से ओझा एंड ओझा की किताब है। इंग्लिश में आप मिश्रापुरी, A.N. अग्रवाल को पढ़ सकते हैं इसी टाइटल से, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया के नाम से। थैंक यू।